हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपको द्रव के सामान्य गुण चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें द्रव की अवस्थाएं पढ़ा दी थी और द्रव की अवस्थाएं वो उनके गुण भी पढ़ा दिए थे। विरूपण पढ़ा दिया था, डिफॉर्मिंग, प्रत्यानयन बल पढ़ा दिया था, प्रत्यास्था, प्रतिबल और विकृति तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। बड़ा चैप्टर है, इसमें 2 से 4 तक वीडियो भी बन सकती हैं और उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हुक का नियम। हुक का नियम क्या होता है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर कोई वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं, हम कोई प्रतिबल हम लगा रहे हैं, तो उसमें जो विकृति होगी वो बल के अकॉर्डिंग होगी। जैसे अगर हम बल ज़्यादा लगा रहे हैं तो विकृति ज़्यादा होगी, और अगर हम बल कम लगा रहे हैं तो विकृति कम होगी। जो प्रतिबल है वो विकृति के प्रोपोर्शनल होगा। जहाँ पर प्रतिबल इक्वल ई विकृति है, जहाँ पर ई एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रत्यास्था की सीमा। प्रत्यास्था की सीमा वो अवस्था है जिसमें हम किसी वस्तु को इतना खींचें कि वो खींचना बंद हो जाए। ये आपके सिंपल वर्ड में एक बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को हम इतना खींचें कि वो खींचना ही बंद हो जाए, वो उसकी प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। जैसे डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है? प्रत्यास्था की सीमा विरूपित अवस्था में किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल का वह अधिकतम मान है जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है। यदि प्रतिबल का मान इस सीमा से बढ़ जाए तो वस्तु में प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है और वह स्थायी रूप में विरूपित हो जाती है। यही हमने पहले समझाया कि हम उसमें उत्पन्न जो प्रतिबल है वो अधिकतम मान है जिसमें कि उसमें प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है। यानी कि उस कंडीशन में वो जब खींच रही है तो एक लिमिट आएगी जहां पे वो खींचना बंद हो जाएगी, वही है प्रत्यास्था की सीमा। नेक्स्ट हेडिंग है यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक वो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब हम जितने भी प्रत्यास्था गुणांक पढ़ेंगे आगे भी, उन सब में एक चीज कॉमन होगी, वो प्रतिबल बटे विकृति ही होगा। क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति और प्रत्यास्था गुणांक ई पढ़ा था। उसी फॉर्म में ये सारे प्रत्यास्था गुणांक चलेंगे। यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति इज इक्वल टू यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब इसमें 2 नई चीज आई, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, वो समझते हैं। देखिए, अगर हमने कोई तार लिया, उस तार पर हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं विकृति भी उसी दिशा में होगी। अगर हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो विकृति भी इसी दिशा में होगी। वो विकृति कहलाती है आपकी अनुदैर्ध्य विकृति, और जो बल लग रहा है वो आपका क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ये क्लियर हुआ? तो अनुदैर्ध्य, अगर हम लंबाई में लगा रहे हैं कोई बल, तो लंबाई में क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। जैसे प्रारंभिक लंबाई आपकी क्या थी? L, तो जो चेंज होकर आएगी, बल लगाने के बाद जो चेंज होकर आई वो हमारी हो जाएगी डेल्टा L। ये होगी आपकी अनुदैर्ध्य विकृति। नेक्स्ट है आपका स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील जो है वो रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थता का मतलब आपको एक सिंपल वे में ये लेना है कि जितना उस पर बल लग रहा है, जितना बल हम लगा पा रहे हैं, वो उतनी ज्यादा प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थता का मतलब खींचना नहीं होता। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि हम जितना बल उस पर लगा रहे हैं, जितना ज्यादा बल लग रहा है वो उतनी ज्यादा प्रत्यास्थ है। अगर कम बल लग रहा है तो कम प्रत्यास्थ है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने समान लंबाई के 2 तार लिए, एक रबर का और एक स्टील का, तो उसमें अगर हम दोनों में डेल्टा L की वृद्धि करेंगे, दोनों में सेम वृद्धि, तो हमें स्टील के तार पर क्या करना पड़ेगा? बल जो भार हम लगा रहे हैं, लटका रहे हैं कुछ चीज, वो क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिससे कि दोनों बराबर कंडीशन में आए। तो जिस वस्तु पर या जिस तार पर हम ज्यादा प्रतिबल लगा रहे हैं वो हमारी अधिक प्रत्यास्थ है। क्लियर हुआ? और जिस पर हम कम लगा रहे हैं वो कम प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या है?
प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु के अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा बता चुके हैं पहले। उस सीमा के भीतर किसी वस्तु के अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का जो अनुपात होता है वो कहलाता है आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक तो प्रतिबल और विकृति का फ्रैक्शन ही होता है, भिन्न होता है, मतलब प्रतिबल बटे विकृति ही होती है। उसी को डिफरेंट फॉर्म में लिखते जाते हैं। देखिए नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। एक और चीज कॉमन होती है सारे जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक हैं उनमें, कि इन सबका जो मात्रक रहेगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा और सबकी विमा ml-1 t-2 ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का प्रयोग द्रवों तथा गैसीय पदार्थों के संबंध में किया जाता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो यूज होता है वो हमारे लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होता है, बाकी ठोस में इसका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक क्या होता है? प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु के विरूपण प्रतिबल तथा विरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। अभी इसमें ये हुआ है कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु का विरूपण प्रतिबल, यानी कि किसी वस्तु के आकार और उसके आयतन में चेंज लाने के लिए जो बल हम लगा रहे हैं वो क्या हो गया? हमारा विरूपण प्रतिबल। जो उसके आकार में चेंज हो रहा है वो क्या हो गया? आपका विरूपण विकृति। इन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा दृढ़ता गुणांक कहलाता है। और दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल भी बोलते हैं इसे, और विमा वही सेम जो सारे गुणांक की होती आ रही है ऊपर से, ml-1 और t-2। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रणोद एवं दाब। प्रणोद एवं दाब क्या है? देखिए अगर हमने कोई शीट ली, जैसे ये एक हमने पूरी शीट ली है ना, और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 पर मीटर स्क्वायर के 4 हमने बना लिया अलग अलग कॉलम। तो इस पूरे जो शीट पर जो हम बल लगा रहे हैं पूरी शीट पर एक साथ, वो हमारा कहलाएगा क्या? प्रणोद। वो हमारा प्रणोद कहलाएगा। और हमने एक पर्टिकुलर एरिया लिया, इतना एक कॉलम ले लिया है ना, और उस पर हमने एकांक क्षेत्रफल ये हो गया हमारा, वो हमारा क्या, इस पे अगर हम बल लगा रहे हैं कोई तो वो हमारा दाब कहलाता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। अगर आप पूरे सरफेस पे लगा रहे हो तो वो प्रणोद, और एकांक क्षेत्रफल पे लगा रहे हो तो वो दाब कहलाता है। दाब एक अदिश राशि है। ये हम सदिश और अदिश में भी आपको बताएंगे, जो चैप्टर हम बाद में कराएंगे उसमें ये आएगा आपका दाब एक कैसी राशि है। तो दाब एक अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, जिसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। अब किसी सतह पर पड़ने वाला जो दाब होता है, यानी कि P, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है P/A होता है, यानी कि जो वो बल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, P प्रोपोर्शनल F होता है, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। फॉर्मूला बन के आता है P=F/A। तो अगर हम क्षेत्रफल को चेंज ना करें, क्षेत्रफल हमारा वही का वही रहे, तो अगर हम बल में वृद्धि करेंगे, बल हम बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? उसके दाब में भी वृद्धि होगी, क्योंकि P प्रोपोर्शनल F था। तो अगर हम बल बढ़ा रहे हैं तो दाब भी बढ़ेगा, और बल कम कर रहे हैं तो दाब भी कम होगा। और P एंटी प्रोपोर्शनल 1/A था, तो इसका मतलब अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब कम होगा, और क्षेत्रफल कम करेंगे तो दाब बढ़ेगा। ये चीज समझने वाली है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट हेडिंग है दैनिक जीवन में दाब के अनुप्रयोग। दैनिक जीवन में क्या क्या दाब के अनुप्रयोग होते हैं वो देखिए। फर्स्ट है इसका, स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती है ताकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाए और बच्चों के कंधों पर कम वजन पड़े। स्कूल बैग की जो पट्टियां होती हैं वो चौड़ी बनाई जाती है, इससे वो ज़्यादा क्षेत्रफल घेरे, और ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेंगी तो क्या होगा? जो बच्चों के कंधों पर दाब कम पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल के एंटी प्रोपोर्शनल होता है दाब।
इस वजह से वो पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य जब चलता है तो भूमि पर अधिक दाब पड़ता है, क्योंकि चलते समय एक समय में सतह पर एक ही पैर लगता है, जबकि खड़े रहने पर भूमि पर अपेक्षाकृत कम दाब लगता है, क्योंकि जब मनुष्य के दोनों पैर भूमि पर होते हैं, जब हम चलते हैं तो जो भूमि पर दाब पड़ रहा है वो ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम क्षेत्रफल कम घेर रहे होते हैं, केवल एक पैर से क्षेत्रफल घेर रहे होते हैं, इस वजह से वो दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जब हम एक जगह पे खड़े होते हैं तो हमारे दोनों पैर जमीन पर होते हैं, यानी कि हम क्षेत्रफल ज़्यादा घेर रहे होते हैं, तो दाब जो होता है हमारा वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, सुई एवं कीलों का सिरा नुकीला होता है ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम रहे और वे सरलता से कपड़ों में प्रवेश कर सकें। इसीलिए सुई और जो कील वगैरह होती है उनका जो स्टार्टिंग का जो सिरा होता है वो नुकीला बनाया जाता है, जिससे कि वो कपड़ों में आराम से प्रवेश कर जाए, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होगा और वो आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। नेक्स्ट है, ट्रैक्टरों के टायर चौड़े होते हैं, जिससे रेतीली एवं दलदली भूमि में ट्रैक्टरों का दबाव कम लगता है, अतः वे दलदली व रेतीली भूमि में बिना धंसे गति कर जाते हैं। अगर उनके टायर चौड़े होंगे तो वो ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेंगे ट्रैक्टरों के, और जब ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेंगे तो दबाव कम पड़ेगा, और जब दबाव कम पड़ेगा तो क्या होगा, वो अंदर ज़मीन में धंसेंगे नहीं, ऊपर चलते रहेंगे, जिससे वो रेतीली ज़मीन में आसानी से चले जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है। इसी प्रकार नुकीली एड़ियों वाले जूतों की तुलना में चपटे जूतों की सहायता से बालू पर चलना आसान होता है। हाई हील्स की सैंडल पहन के अगर आप चलोगे बालू पे तो वो बालू में नीचे चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्रफल कम घेरेंगे, और जब क्षेत्रफल कम घेरेंगे तो दबाव ज़्यादा लगेगा, दबाव ज़्यादा लगने पर वो जमीन में धंस जाएंगे। जबकि जूतों की कंडीशन में ऐसा नहीं होता, जूते क्षेत्रफल ज़्यादा घेरते हैं, जिससे कि वो आसानी से बालू पर चल लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका, दाब के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेशर। दाब के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे वायुमंडलीय दाब, गेज दाब, अवकलन दाब, परम दाब। ये सारे टाइप्स ऑफ प्रेशर हैं। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपका रहेगा वायुमंडलीय दाब। क्या होता है वायुमंडलीय दाब, पढ़ते हैं चलिए। पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है। ये हमारी पृथ्वी, इसकी ये सतह, इसकी सतह से 500 किलोमीटर, ये 500 किलोमीटर हो गए, यहाँ तक की ऊंचाई तक वायुमंडल है। किसी स्थान के इकाई क्षेत्रफल, ये हमने एक इकाई क्षेत्रफल मान लिया है ना, और उस स्थान से जो वायुमंडल का शीर्ष है, ये वायुमंडल का शीर्ष है, वहां तक के लिए कुछ एयर कॉलम्स हम इमेजनरी मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एयर कॉलम्स होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। वो हमें दिखते तो है नहीं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे कुछ एयर कॉलम्स होंगे। तो जो इन एयर कॉलम्स का कुल भार होगा वही हमारा वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। जो इमेजनरी एयर कॉलम हम मान चुके थे कि इनके बीच में ये क्या होते हैं, आपके कुछ स्तंभ होते हैं, वायु के कुछ स्तंभ होते हैं, वो कहाँ तक होते हैं, वायुमंडल के शीर्ष तक होते हैं। एक पृथ्वी की सतह से वायुमंडल के शीर्ष तक होते हैं। उनके जो भार को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सिंपल वर्ड में इतना ही कहा जा सकता है। यही आपके डेफिनेशन में भी लिखा है, देखिए। किसी स्थान के इकाई क्षेत्रफल पर उस स्थान से वायुमंडल के शीर्ष तक के स्तंभ का कुल भार उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। यह किसी भी स्थान पर वायु की ऊंचाई के सापेक्ष स्थिर एवं नियत नहीं रहता, बल्कि मौसम एवं ऋतुओं में परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन आता रहता है। अब देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ पे थे, हम नीचे वाले पॉइंट पे थे, पृथ्वी की सतह पर थे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, यानी कि ऊंचाई पर जाते जा रहे हैं, यानी कि एयर कॉलम्स की जो लंबाई है वो छोटी भी होती जा रही है, तो उसका भार भी कम होगा। जब भार कम होगा तो वायुमंडलीय दाब ऑब्वियसली कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, वायुमंडलीय दाब भी कम होता जाता है। इसके लिए हमें आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो क्या होता है, पेन से स्याही निकलने लगती है, ये देखा होगा आपने, और नाक से ब्लड निकलने लगता है, कान भी हमारे सुन्न हो जाते हैं। ये क्या होता है, ये ऊंचाई पर पहुंचने के कारण ही होता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब जो होता है वो कम होता जाता है। इसी कारण से ऊंचाई पर पहुंचने पर जो वायुमंडलीय दाब है वो
जो बाहर वायुमंडलीय दाब है वो पेन के जो अंदर स्याही का दाब है उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि वो स्याही जो है वो बाहर निकलने लगती है। ये इसका एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वायुमंडलीय दाब का मापन पारद बैरोमीटर से किया जाता है, मरकरी बैरोमीटर से, इसलिए इसको बैरोमेट्रिक दाब भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपको ये पूछ लिया जाता है कि बैरोमेट्रिक दाब और वायुमंडलीय दाब का रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वायुमंडलीय दाब को और भी क्या कहा जाता है, तो आप बैरोमेट्रिक दाब कह सकते हो। नेक्स्ट है पॉइंट इसका, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, जिसे 1 ATM से प्रदर्शित किया जाता है। 1 ATM दाब 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के दाब के बराबर होता है। अब एक चीज यहाँ पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाएगी कि समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होती है, जो कि सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा गेज दाब। गेज दाब आप सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हो कि कोई सिस्टम है, उसका जो दाब है और जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, गेज दाब कहलाता है। अगर जो हमारे सिस्टम का दाब है, जो प्रेशर है, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो गेज दाब पॉजिटिव होगा, और यदि वो कम है वायुमंडलीय दाब से तो ये नेगेटिव होगा। अब इसका यूज कहाँ होता है, आपको हम इसका यूज बताते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि कैसे होता है। जब आप एक्टिवा में हवा डलवाने जाते हो तो वहां पर एक यंत्र होता है इस टाइप का। वो यंत्र क्या करता है, वो जो उनके टायर्स में वायु दाब मापता है, इसको क्या कहते हैं, टायर प्रेशर गेज यंत्र, या गेज मापी भी नॉर्मल लोग बोलते भी हैं कि गेज मापी भी होता है, ये गेज मापी भी बोल सकते हैं आप इसे। और इससे जो टायरों में जो वायु दाब मापा जाता है वो PSI में मापा जाता है। PSI की फुल फॉर्म होती है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, इसमें मापा जा सकता है। अब एक्टिवा के आगे वाले पहिए में 25 PSI होता है और पीछे वाले पहिए में 40 PSI होता है नॉर्मली। नेक्स्ट रहेगा आपका हेडिंग परम दाब। इनसे वैसे क्वेश्चंस बनते नहीं है, बट क्योंकि ये टॉपिक दिया जा रहा है तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, लेकिन एग्जाम के व्यू से ये थोड़ा कम ही आते हैं इससे क्वेश्चन। बस आपको ये पूछा जाएगा कि टायरों से जो वायु दाब मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, बस इतना सा पूछ सकते हैं, बाकी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ऐसी परम दाब है। परम दाब क्या है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है समुद्र तट पर। ये हम पहले कह चुके हैं, उसकी वैल्यू भी बताई थी मैंने आपको पहले कि समुद्र तल पर इतना वायुमंडलीय दाब होता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ऊंचे बढ़ते जाएंगे इसकी जो वायु दाब में कमी आती जाएगी, और जहां पर एक स्थान ऐसा भी आएगा जहां पर वायुमंडल समाप्त हो जाता है, वो कहलाता है आपका निर्वात। और जहां पर निर्वात होता है वहां पर वायुमंडलीय दाब 0 हो जाता है। तो निर्वात के दाब के सापेक्ष जो दाब हम मापते हैं वही हमारा परम दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परम दाब कहलाता है। परम दाब का जो वैल्यू होती है वो वायुमंडलीय दाब और गेज दाब का योग होती है, यानी कि परम दाब इक्वल क्या होता है, वायुमंडलीय दाब और गेज दाब, ये इसका योग होता है। इसके बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं आता एग्जाम में, तो इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। परम दाब इक्वल वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है अवकलन दाब, डिफरेंशियल प्रेशर। अब डिफरेंशियल प्रेशर देखिए, अवकलन दाब किसी एक निकाय के दो बिंदुओं पर दाब के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अवकलन दाब को, जैसे कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम के दो बिंदुओं पर, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन दोनों पे जो दाब होगा इनका डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल प्रेशर, यानी कि अवकलन दाब कहलाएगा। यानी कि ये पॉइंट 1 मान लो और ये पॉइंट 2 मान लो, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे उन्होंने लिखा है, अवकलन दाब अथवा दाबांतर डेल्टा P इक्वल टू बिंदु 1 पर दाब और बिंदु 2 पर दाब, यानी कि P1 माइनस P2।
कि यहाँ से क्लियर हुआ डिफरेंशियल प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग है द्रवों में दाब। नेक्स्ट हेडिंग है आपका द्रवों में दाब। अब द्रवों में दाब पहले हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे ये कोई बर्तन है, इसमें कोई लिक्विड भरा है यहाँ तक, ठीक है, ये लिक्विड भरा है इसमें। अब इसके ऊपर जो है वो वायुमंडलीय दाब है 1 atm पहले से है। अब कोई वस्तु इसमें नीचे जा रही है, नीचे जाती जाएगी, जितना नीचे जाएगी उतना और ρgh के फॉर्म में वो दाब बढ़ता जाएगा। रो यहाँ पे घनत्व है, इसको डी से भी डिनोट करते हैं। तो अब 1 एटमॉस्फेरिक था पहले से वो, और प्लस ρgh हो गया, यानी कि कुछ बढ़ा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे द्रवों में दाब क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि डेफिनेशन में लिखा है गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता जाता है। द्रव का घनत्व गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण पड़ने वाला दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, वही ρgh के बराबर होता है, ये बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट है आपका तरल। तरल क्या है? तरल से आशय उन पदार्थों से है जिनमें बहने का गुण होता है, इसलिए उनके अंतर्गत द्रवों एवं गैसों दोनों को सम्मिलित किया जाता है। द्रव और गैस दोनों ही बह सकते हैं, दोनों को तरल कहते हैं। अब जो द्रव है वो ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। ये हमने द्रव जो हम प्रॉपर्टीज बता रहे थे तब हमने पढ़ा था कि द्रव जो है वो नीचे की ओर बहते हैं, और गैस हर डायरेक्शन में बहती है। तो दोनों बहने का गुण तो दोनों में हुआ, तो दोनों क्या हो गए आपके, तरल हो गए। अच्छा, आपको ये द्रवों में दाब का एक एग्जाम्पल भी बताते हैं। जैसे जो डैम होते हैं, डैम वो नीचे की तरफ कैसे बनाए जाते हैं, पतले बनाए जाते हैं, सॉरी चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ दाब बढ़ता जाता है। जैसे आपने घड़ी पढ़ी होगी, घड़ी पे लिखा होता है, घड़ी पे क्या लिखा होता है, वाटर रेजिस्टेंट अप टू 50 मीटर, यानी कि अगर उसको हम पानी में लेके गए तो 50 मीटर तक तो उसमें कुछ नहीं होगा, ये पानी है, 50 मीटर तक उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो 50 मीटर से नीचे जाएगी उसके बाद उसमें पानी भर जाएगा, यानी कि वहां पे क्या हुआ, दाब ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से उसमें पानी भर गया। द्रवों में दाब इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका द्रव दाब के नियम। द्रव दाब के नियम में फर्स्ट नियम है आपका, द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर आरोपित दाब एक समान होता है। मतलब द्रव में जो इस तरीके से एक टैंक लिया, उसमें द्रव भरा, तो जो ऐसे करके जो दाब लगेगा, जैसे इस पॉइंट पे लगा, इस पॉइंट पे लगा, इस पॉइंट पे लगा, वो एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, वो क्षैतिज तल पर एक ही जैसा होगा, सभी बिंदुओं पर एक समान दाब होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव में डूबे किसी पिंड पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के सरफेस के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो बल लग रहा है वो क्षैतिज नहीं लगेगा, ऊपर से नीचे की ओर लगेगा, मतलब लंबवत लगेगा, इस तरीके से लगेगा, ऐसे ऐसे नहीं लगेगा कोई भी बल, एक समान होगा दाब। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव का दाब द्रव गहराई एवं घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, यह तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी कि वो कितना क्षेत्रफल घेर रहे हैं उससे उसका कोई मतलब नहीं होता दाब का, वो केवल द्रव पर उसकी गहराई h और उसके घनत्व रो या d जो कुछ भी आप मानते हो उसके अनुक्रमानुपाती, उसी पर डिपेंड करता है। अगर वो बढ़ेंगी तो द्रव का दाब भी बढ़ेगा, और अगर वो कम होंगी तो द्रव का दाब भी कम होगा। इसके आज हम इतना ही रखते हैं, और इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उससे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।